सो डियर स्टूडेंट्स, आज फोर्स के सेकेंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, द मूवमेंट ऑफ अ फोर्स और इनकी यूनिट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जब भी किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई होता है तो उस बॉडी पर कुछ चीजें अप्लाई होती है, जस्ट लाइक पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जहां पर फोर्स अप्लाई होता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द लास्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स। तो जस्ट एज्यूम हम लोग करते हैं कि हमारे पास कोई एक रिजिड बॉडी होती है। ये रिजिड बॉडी क्या होती है? कोई भी हार्ड बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। तो हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी है। इस रिजिड बॉडी पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। So that point is considered as A। तो इस पॉइंट A को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सो व्हाट इज पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स? अगर आप यहां देखेंगे तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो आपको यहां पे दिखाई देगा द पॉइंट ऑन द rigid body where a force acts is called the point of action of force। यानी कि किसी भी rigid body पर जब कोई फोर्स अप्लाई होता है, that particular point is considered as the point of action of force। okay, next one is the line of action of force। अब ये जो हमारी rigid body पर ये जो पॉइंट है पॉइंट A पर जो हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहां से हम एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं। ये मान लीजिए हमारी एक इमेजिनरी लाइन है। सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं, फिर हम लोग उस इमेजिनरी लाइन पे आते हैं। देखिएगा, बात हम कर रहे हैं इस इमेजिनरी लाइन की। और ये लाइन ऐसे ही आगे भी चलती जाती है, फोर्स के कोलिनियरी ये लाइन जाती है। तो ये जो लाइन है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स वाई। ये एक्स वाई लाइन जो होती है हमारी, दैट इज द कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सो व्हाट इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स? चलिए इसको देख लेते हैं एक बार हम लोग। लिखा है an imaginary line passing through the point of the action of force and drawn in the same direction in which the force is called line of action of force। then it means to say हमारी जो ये लाइन है एक्स वाई जो कि फोर्स की डायरेक्शन में जा रही है, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि हमारी जो एक्स वाई लाइन होगी दैट इज कंसीडर्ड एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये हमारी कंसीडर्ड होगी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से। ओके, अब आगे देखते हैं। इसके बाद आता है द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ अ फोर्स। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स? देखिएगा, मैं आपको इस फिगर में समझाता हूं। जस्ट इमेजिन कर लीजिए कि यहां पर एक पॉइंट है, देयर इज अ पॉइंट। यहां पर हमारा एक पॉइंट है, दैट इज द पॉइंट। इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया बी, दैट इज पॉइंट बी। पॉइंट बी पर एक फोर्स की डायरेक्शन में लगता है, दैट इज के, और दूसरा फोर्स इसको अपोज करते हुए इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, दैट इज एल। तो यहां पर जो फोर्स के की डायरेक्शन है, दैट इज द सिमिलर डायरेक्शन इन द फोर्स अप्लाइड एंड फोर्स एल विच इज द अपोजिट डायरेक्शन इन द फोर्स अप्लाइड। लेकिन यहां पर जो फोर्स एल है वो फोर्स के इक्वल होगा और ये दोनों फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल होंगे। देन इट मींस ये तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो अब क्या होगा, ये जो फोर्स हमारा अप्लाइड है पॉइंट ए पर, यानी कि पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया है, इस फोर्स को फोर्स एल कैंसल आउट करेगा और ये पूरी बॉडी जिस फोर्स से मूव करेगी वो फोर्स कहां पर वर्क करेगा? दैट इज द पॉइंट बी। यानी कि हमारी बॉडी का फोर्स हमने अप्लाई किया है पॉइंट ए पर, बट ये फोर्स पूरी बॉडी में
कहीं भी किसी भी पॉइंट पर जा सकता है, बट इन कंडीशन कि वो पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर ही लाई करेगा। देन इट मींस टू से पॉइंट बी, जो कि एक पॉइंट ऐसा है जिस पर हम ये मान के चलते हैं कि पूरा फोर्स बॉडी का इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, तो वो फोर्स इस बॉडी के अंदर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर ही ट्रांसमिट होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स। अगर हम इसके स्टेटमेंट को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। देखिएगा यहां पे अगर हम इसके स्टेटमेंट को देखते हैं तो हमारे पास स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इट स्टेट दैट द पॉइंट ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स कैन बी ट्रांसमिटेड एनीवेयर। तो ये जो पॉइंट बी है हमारा कहीं भी ट्रांसमिट हो सकता है along the line of the action of force without causing any material difference in the movement of a body। then it means to say हमारा जो पॉइंट बी है ये एक्चुअल में पॉइंट बी कहां से आता है, ये पॉइंट बी हमारा आता है पॉइंट ए की वजह से। यानी कि पॉइंट ए इज द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जिस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, और यहां से जो लाइन बन रही है हमारी द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इस पूरी लाइन में ये अप्लाइड फोर्स किसी भी पोजीशन पर जा सकता है। तो ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से ये पूरी बॉडी मूव कर रही है। यानी कि अब इस बॉडी पर जो टोटल फोर्स हो रहा है वो बी पर एक्ट होता हुआ मानते हैं हम लोग। दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। ओके, क्लियर। आगे आते हैं, नेक्स्ट चीजों को देखते हैं कि नेक्स्ट चीजें हमारी किस तरीके से क्लियर होंगी, लेकिन उससे पहले एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं। द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, द पॉइंट ऑफ अ रिजिड बॉडी वेयर ए फोर्स एक्ट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि हमारा पॉइंट ए एक वो पॉइंट है जिस पर फोर्स एक्ट कर रहा है, सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। एंड द लाइन एक्स वाई, द लाइन XY it is called the line of action of force। क्या इसकी डिफाइन कैसे करेंगे? An imaginary line passing through the point of action of force and drawn in the same direction in which the force act is called the line of action of force। तो line XY is considered as the line of action of force। हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि फोर्स की डायरेक्शन, ये जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन होती है, इसी के थ्रू ये जो इमेजिनरी लाइन है जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स। यानी कि जो हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होती है, इस पूरी लाइन पर, इस बॉडी के इंटरनली इस पूरी लाइन पर हमारा जो अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स इस पूरी लाइन पर कहीं भी ट्रांसमिट हो सकता है। दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चीजें क्या है हमारे पास। आगे आता है ट्रांसलेशनल मोशन in which all points of the moving body moves uniformly in the same line or the direction। तो what is the translational motion? बेसिकली हमें दो तरीके के मोशन के बारे में जानना है। The first one is the translational motion, जिसको आप यहां देख सकते हैं, that is the translational motion। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है rotational motion, ये रहा। तो translational motion क्या होता है? The translational motion is the motion in which all point of a moving body moves uniformly in the same direction। Then it means to say अगर आपको यहाँ बॉल दिखाई दे रही है तो आप देख सकते हैं कि ये एक बॉल है। इस एक बॉल पर हमने क्या किया, एक फोर्स F अप्लाई किया जो कि ये इसको पुश कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, और फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की अप्लाइड डायरेक्शन ये है। तो ये बॉल इस फोर्स की वजह से क्या करती है, इस डायरेक्शन में मूव करती है। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, यानी कि इस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है कॉज ऑफ फोर्स, बिकॉज फोर्स इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन। यानी कि अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में जब बॉडी मूव कर रही होती है तो हम बोलते हैं कि बॉडी कैसा मोशन कर रही है, ट्रांसलेशनल मोशन करती है। और ये एक स्ट्रेट लाइन का मोशन होता है, इसलिए हम इसे लीनियर मोशन भी बोलते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन भी कंसीडर करते हैं। दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन ऑफ बॉडी। अब इसमें होता क्या है, इसमें हर एक पॉइंट, इस बॉल का हर एक पॉइंट एक सिंगल लाइन की तरफ ट्रांसमिट करेगा। यानी कि ये पॉइंट इस तरफ जाएगा, ये पॉइंट इस तरफ जाएगा, ये पॉइंट इस तरफ जाएगा, यानी कि सारे पॉइंट पैरेलली आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये होता है हमारा ट्रांसलेशनल मोशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आता है रोटेशनल मोशन। व्हाट इज द रोटेशनल मोशन? अगर मैं बात करता हूं रोटेशनल मोशन की, तो रोटेशनल मोशन में क्या लिखा है देखिएगा, रोटेशनल मोशन कैन बी डिफाइंड एज the motion of an object around a circular path in a fixed orbit। तो यहां पे फिक्स्ड ऑर्बिट कहने का मतलब हो गया कि इसकी एक पर्टिकुलर एक्सिस फिक्स होगी और जिस एक्सिस के अबाउट ये मूव करेगा। तो अगर आपको ये फिगर दिख रहा है, तो अगर आप फिगर में देखेंगे तो ये हमारी डिस्क है, ये हमारी एक डिस्क है, और ये जो लाइन है दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज एक्सिस ऑफ
रोटेशन। तो हमारी ये लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, तो ये लाइन इसको मान लेते हैं एक्स वाई। तो हमारी ये जो एक्स वाई लाइन, इसको मैं कंसीडर करता हूं एक्स वाई लाइन है। तो हमारी जो एक्स वाई लाइन है ये हमारी एक्सिस एज्यूम होगी, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस पॉइंट के, इस लाइन के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ये पूरी की पूरी डिस्क इस तरीके से मोशन करती हुई दिखाई देगी। तो ये एक सर्कुलर मोशन होता है, यानी कि किसी पॉइंट के अबाउट जब पूरी बॉडी मोशन करती है तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। उसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन करती है, यानी कि ये सर्कुलर मोशन करेगी इस एक्सिस के अबाउट या इस पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट आएगा, इस पॉइंट के अबाउट ये पूरी डिस्क मूव करेगी, यानी कि एक फिक्स पॉइंट के अबाउट ये पूरी डिस्क मूव कर रही है, एक फिक्स एक्सिस के अबाउट ये पूरी डिस्क मूव कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिस्क एक सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो उसी को हम लोग डिफाइन करते हैं। द रोटेशनल मोशन कैन बी डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ सर्कुलर पाथ in a fixed orbit is called rotational motion. Is that clear? Okay, next चीजें देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स की। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ फोर्स? मूवमेंट ऑफ फोर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। मूवमेंट ऑफ फोर्स को बेसिकली हम टॉर्क भी कहते हैं। अगर मैं सिंपली बात करूं मूवमेंट ऑफ फोर्स को, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स जिसे हम लोग टॉर्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग टॉर्क भी कहते हैं। What is torque? तो क्या कह रहा है, देखिएगा, the movement of a force is measure of its tendency to cause a body to rotate about a specific point or axis. Then it means to say movement of force क्या बताता है? किसी भी बॉडी का, कोई बॉडी अगर मोशन कर रही है, दो तरीके की चीजें होती है। एक होती है रेक्टिलिनियर मोशन करना, तो रेक्टिलिनियर मोशन में आपको मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क की जरूरत नहीं होती है। बट अगर कोई बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, अगर कोई बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है, मान लीजिए ये एक हमारी रॉड है, यहां पर एक पॉइंट है, दैट इज अ पॉइंटेड पॉइंट, ये पॉइंट पॉइंटेड है किसी चीज के अबाउट, और यहां पर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये फोर्स अप्लाई करने से ये बॉडी इस पॉइंट ओ के अबाउट क्या करेगी, रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, और ये फोर्स के अबाउट ये रॉड रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करेगी। दैट इज, इसलिए यहां लिखा है बॉडी टू रोटेट अबाउट अ स्पेसिफिक पॉइंट और एक्सिस। तो ये पॉइंट इसका बन जाएगा, और यहां से अगर कोई एक्सिस परपेंडिकुलरली जाती है, दैट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ दैट रॉड। तो जब कोई बॉडी किसी फिक्स पॉइंट या फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन करती है, तो वहां पर जो फोर्स अप्लाइड होता है, उस फोर्स को हम लोग मूवमेंट ऑफ फोर्स के नाम से भी जानते हैं, या टॉर्क के नाम से भी हम उसको समझ सकते हैं। टॉर्क कहिए या मूवमेंट ऑफ फोर्स कहिए, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क किसी भी बॉडी के रोटेशनल मोशन को मेजर करने की टेंडेंसी को मेजर करता है। आगे हम बात कर लेते हैं। अब जैसे आपको ये फिगर यहां दिखाई दे रहा है, अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो आपको यहां पे दिखाई दे रही है नट, दैट इज कॉल्ड नट, और ये हमारा स्क्रू, और ये हमारा स्क्रू ड्राइवर। तो इससे हम क्या करते हैं, जिसे रिंच वगैरह भी बोलते हैं हम लोग, इससे हम क्या कर रहे हैं, इसको ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा इसका जो ये हिस्सा होता है, दैट इज कॉल्ड हैंडल। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, हैंडल कहते हैं। ये हिस्सा हमारा हैंडल का होता है। अब हम क्या करते हैं, फोर्स को कहां अप्लाई करते हैं, जब भी हम इसे हाथ से प्लग करते हैं तो हम इसको यहां पर हाथ से प्लग करते हैं, और हम यहां से फोर्स को अप्लाई करते हैं। जब हम फोर्स को इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में नॉर्मली अप्लाई करते हैं, तो जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये जो इसको टाइट की हुई रहती है, यहां से ये ओपन होना स्टार्ट होता है, या तो अगर हमें टाइट करना होता है तो हम टाइट करते हैं, या तो ओपन करना होता है तो ओपन करते हैं। तो हम फोर्स को यहां अप्लाई करते हैं और पूरा वर्क डन होता है यहां पर। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट, यानी कि अप्लाइड फोर्स, और ये एक फिक्स पॉइंट होगा, इस फिक्स पॉइंट से इस अप्लाइड फोर्स के बीच में एक डिस्टेंस होगी, यानी कि यहां एक अप्लाइड फोर्स से यहां तक की एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इस फिक्स पॉइंट से, ठीक है, दैट इज द पॉइंटेड पॉइंट। इस पॉइंटेड पॉइंट से इस अप्लाइड फोर्स के बीच की एक डिस्टेंस होगी, दैट इज कंसीडर्ड एज डी। इसे हम कहते हैं डी डिस्टेंस, और यहां पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो हमारा जो मूवमेंट ऑफ फोर्स टोटली डिपेंड करता है बेटा, वो करता है कि अप्लाइड फोर्स और उसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, ठीक है। देन इट मींस टू से
द मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए अगर हम फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करते हैं या तो लिखते हैं, तो हम तो कैसे लिखेंगे? मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स? द अप्लाइड फोर्स एंड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमारी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो अगर आपको यहां दिखाई देगा द मोमेंट ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड आल्सो द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देन इट मींस टू से मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू को हम इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? अगर हमारा d यानी कि परपेंडिकुलर d इंक्रीज होगा तो हमारा टॉर्क टाउ, जिसे हम ये साइन टाउ होता है, हमारा टॉर्क यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स इंक्रीज होगा। अगर हम फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो भी हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है बेटा? इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देन इट मींस टू से हम ऐसा कह सकते हैं कि tau is directly proportional to f and also it is directly proportional to the perpendicular distance from this pivoted point and applied force। ये लाइन हमारी डिस्टेंस की होती है। ओके, नेक्स्ट आगे समझने की कोशिश करते हैं इसके SI यूनिट्स वगैरह को आगे देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं इसकी यूनिट्स की, इसकी यूनिट क्या होती है? तो बेसिक हमारे पास इसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है f इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसकी यूनिट क्या होती है देखते हैं। फोर्स की यूनिट होता ही है न्यूटन और इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो यूनिट होती है SI यूनिट, दैट इज द SI यूनिट न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इज द SI यूनिट ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स। तो इसकी CGS यूनिट क्या हो सकती है? इसकी CGS यूनिट हो सकती है, अब न्यूटन को हम लोग क्या बोल देते हैं? डाइन। डाइन सेंटीमीटर इज द CGS यूनिट ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स। इसके बाद हमारी आती है ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ग्रेविटेशनल यूनिट में हमें यह पता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम फोर्स। हमें यह पता है कि 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, ये हमें पता होता है। तो अगर मैं इसको किलोग्राम फोर्स में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं इसको किलोग्राम फोर्स में किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, थोड़ा सा इसको समझाता हूं। अब देखिएगा, CGS में डाइन सेंटीमीटर हो जाता है, इसमें ये हो जाता है, यानी कि KGF इतना न्यूटन हो गया 1 किलोग्राम फोर्स। तो अगर हम इसको मोमेंट ऑफ फोर्स में निकालना है तो किलोग्राम फोर्स में क्या लिखोगे? 9.8 न्यूटन मीटर। ठीक है, दैट इज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये हमारी ग्रेविटेशनल यूनिट हो जाती है। लेकिन अगर इसी को CGS सिस्टम में लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखते हैं? 980 डाइन सेंटीमीटर, दैट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट इन द CGS फॉर्म, दैट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट इन द SI फॉर्म। तो इस तरीके से हम इनके SI नेचर और SI यूनिट और इनकी CGS यूनिट को जान सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर मैं आपको यहां दिखाऊं तो नेक्स्ट देखिएगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स के अबाउट क्या होता है। मूवमेंट ऑफ फोर्स में मैंने कहा कि जैसा कि ये इनके फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होती हैं। तो अगर आपको यहां दिखाई देगा तो आप देखिएगा क्या लिखा है, द मूवमेंट ऑफ अ फोर्स इज द रैशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स which is equal to the force multiplied by the perpendicular distance between a pivoted and the force। तो perpendicular distance, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं perpendicular distance की तो हमारी ये जो लाइन होती है, ये हमारी ये लाइन एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है अबाउट दिस पॉइंटेड पॉइंट। तो ये हमारा पॉइंटेड पॉइंट होता है, मान लो पॉइंट O, ये हमारा पॉइंटेड पॉइंट है, वो इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो वही कह रहा है, द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज द रैशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स व्हिच इज इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंटेड एंड द फोर्स। The moment of force is related to the size of force, related to the size of force, then it means to say हमारा force का क्या है, size of force and the size of the perpendicular distance between the force, then it means to say force, जो हमने force applied किया है, हमने जो फोर्स अप्लाइड किया है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, ये जो हमारी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना है, इन दोनों पर हमारा मूवमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमारा फोर्स जितना ज्यादा होगा, हमारा
मोमेंट ऑफ फोर्स उतना ज्यादा होगा, हमारी डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इफ द फोर्स इज इंक्रीजेस देन मोमेंट ऑफ फोर्स आल्सो इंक्रीजेस, डिस्टेंस इज इंक्रीजेस देन मोमेंट ऑफ फोर्स इज आल्सो इंक्रीजेस। आगे देखते हैं, आगे लिखा है डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द पॉइंट। आगे लिखा है द लार्जर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस द लार्जर द टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट देन इट मींस मूवमेंट, तो टर्निंग इफेक्ट को हम लोग मूवमेंट कहते हैं या टॉर्क बोल सकते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगी या जितना ज्यादा अप्लाइड फोर्स होगा उतना ज्यादा मूवमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट होगा। ओके, अब ये जो मूवमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट करते हैं ये सिंगल, नॉर्मली आप क्या करते हैं, एक सिंपल सा फोर्स अप्लाइड करके करते हैं। तो इसमें दो तरीके से आप फोर्स अप्लाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सेकंड वन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर आप ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप इस तरीके से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप इस तरीके से, सॉरी देखिएगा इसका अपोजिट, अगर आप इस तरीके से फोर्स अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारे पास दो तरीके की डायरेक्शन होती है, तो आइए इन दोनों तरीके की डायरेक्शन ऑफ फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है क्या है, देखिएगा हमारे पास गिवन है द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। If the effect of a body is to turn in the anti-clockwise, movement of force is called the anti-clockwise movement. Then it means to say, मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट फिक्स है और इस पॉइंट पर हमने फोर्स को अप्लाई किया, और इस बॉडी पर जब हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में अगर फोर्स हो रहा है तो ये पॉइंट हमारा पॉइंटेड पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट के अबाउट हमारा रॉड फिक्स है, तो ये कुछ इस तरीके का मोशन करेगी। दैट इज कॉल्ड द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स, द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स। सेम इसी तरीके से हमारा क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज में क्या होता है, देखिएगा आगे लिखा है एंड इट इज टेकन पॉजिटिव। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव भी लेते हैं, यानी कि ये एक पॉजिटिव मूवमेंट ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। आगे कह रहा है इफ द इफेक्ट ऑफ द बॉडी टू टर्न इन क्लॉकवाइज द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड इट इज टेकन नेगेटिव। देन इट मींस टू से अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, निगेटिवली यानी कि क्लॉकवाइज मोशन कर रही है तो हम उसे कहते हैं एंड निगेटिव। देखिएगा मान लीजिए ये हमारा एक फिक्स पॉइंट है, दैट इज द पॉइंटेड पॉइंट। अब हमारे फोर्स की डायरेक्शन इस बार इस तरफ से है, सॉरी मैंने पॉइंटेड लिख दिया, ये हमारा फोर्स है, ये हमारे फोर्स की डायरेक्शन है। तो हमारे फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, तो बॉडी कुछ इस तरीके से मूव करेगी, तो ये एंटी क्लॉक ये क्लॉकवाइज मोशन होगा, दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मोशन, और इसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो जब बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो और बॉडी क्लॉकवाइज मोशन करती है तो वो क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाता है, और उसको हम कैसे लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। और जब बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करती है तो उसे हम क्या लेते हैं बेटा, पॉजिटिव लेते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए एक बार आज के लेक्चर को हम फिर से रिवाइज करते हैं ताकि आप सारी चीजें एक बार रिकॉल कर सके। बाकी के लेक्चर को हम कल के लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले आज हमने क्या पढ़ा, द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स? द पॉइंट ऑन अ रिजिड बॉडी वेयर अ फोर्स एक्ट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सो व्हाट इज द रिजिड बॉडी? कोई भी हार्ड बॉडी जो होती है उसे हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। सो यहां पर पॉइंट ए इज द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि इस पॉइंट पर एफ अप्लाइड हो रहा है। नेक्स्ट, line of action of force, an imaginary line passing through the point of action of force and drawn in the same direction in which the force act is called the line of action of force। यानी कि line xy which is going from the line of action of which is going from the point of force, that is considered as the line of action of force। Next one, principle of the transmissibility। अब इस line of action of force पे बॉडी के अंदर हमारे applied force कहीं भी मूव कर सकता है,
तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स, यानी कि फोर्स किसी भी पॉइंट पर मूव होके जा सकता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? जब आप बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी उस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करती है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसलेशनल मोशन। नेक्स्ट आता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी किसी पॉइंट या किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट उस सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही होती है तो वो कहता है सर्कुलर मोशन। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। यहाँ पे हमारे पास एक फिक्स एक्सिस होती है या एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके अबाउट बॉडी सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट वन इज मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग टॉर्क भी बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ फोर्स किसी बॉडी को रोटेटिंग इफेक्ट जनरेट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि मूवमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है फोर्स अप्लाइड फोर्स पर और उनके एक पॉइंटेड पॉइंट, उसके एक फिक्स पॉइंट से उसके अप्लाइड फोर्स के बीच की एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्रोडक्ट से हम मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड कर सकते हैं और ये इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना फोर्स हम इंक्रीज करेंगे उतना हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स इंक्रीज करेगा, जितना हम डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे उतना हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि हम कम फोर्स अप्लाइड कर अगर मान लीजिए, थोड़ा सा इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा। मान लीजिएगा कि ये एक बॉडी है, ये इस पॉइंट के अबाउट फिक्स है, हमने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड किया और एक बॉडी यहां है। सॉरी, मैं थोड़ा सा स्ट्रेट बनाने की कोशिश करता हूं। एक बॉडी यहां है, हमने इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, तो आप देखेंगे इस बॉडी की जो डी है दैट इज द डिस्टेंस और इसको हम लेते हैं कैपिटल डी। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि इस बॉडी की जो डिस्टेंस है, यानी कि इस पॉइंटेड पॉइंट के अबाउट फोर्स के साथ ये जो डिस्टेंस है वो इस कैपिटल डी से कम है। तो यहां पर हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और यहां पर हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो हमें कम फोर्स अप्लाइड करना पड़ता है। देन इट मींस टू से डिस्टेंस और फोर्स दोनों के दोनों ही हमारे टॉर्क के लिए क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर हम फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो हम टॉर्क को इंक्रीज कर सकते हैं, हम डिस्टेंस को इंक्रीज करके भी टॉर्क को इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये जो टॉर्क इंक्रीज होता है इसके दो तरीके होते हैं, पहला क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है? क्लॉकवाइज मूवमेंट का मतलब ये होता है कि जब बॉडी क्लॉकवाइज मोशन करती है फोर्स अप्लाइड करने से तो उसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट और इसे हम ऑलवेज निगेटिव लेते हैं। फिर आता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम पॉजिटिव लेते हैं जब भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है और वो बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रही होती है किसी पॉइंट के अबाउट, दैट इज कॉल्ड द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। सो इस लेक्चर में बस फिलहाल इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम आगे की चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।